हेलो दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे होंगे। एकलव्य जो अभी भारत सरकार के द्वारा जो जनजातीय डिपार्टमेंट में जो एकलव्य विद्यालय संचालित किए जाते हैं, उनमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी अलग अलग पोस्ट निकली हुई है और बहुत सारी पोस्ट निकली है। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय होते हैं और जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है, जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय होता है, उसी तर्ज पर ये भी शुरुआत किए गए हैं। तो एकलव्य स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए नियुक्त किए जाते हैं। उसी में जो कॉमर्स फैकल्टी है उसके लिए भी पद निकले हुए हैं और उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पीजीटी चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन का हो, चाहे एकलव्य का हो या फिर किसी भी स्टेट की पीजीटी एग्ज़ाम हो, कॉमर्स का सिलेबस 99% सेम है। 99 क्या, मैं 100% बोलता हूँ कि वो सेम है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो सिलेबस है 11th 12th और ग्रेजुएशन तक का टोटल सिलेबस उसमें सम्मिलित होता है। मैंने पहले भी बोला था, आप यदि कॉमर्स फैकल्टी में स्टडी कर रहे हैं, अभी यदि आप 11th 12th में हैं, तो आप उसको गहराई से अध्ययन करें। आपको यदि टीचिंग लाइन में जाना है, कोई से भी लाइन में यदि जाना है, तो आपको उसको गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। और मेरा तो ये मानना ये है कि अभी इस कोरोना काल में, इस कोरोना महामारी ने हमें हमारे जीवन से परीक्षा का महत्व खत्म कर दिया। आप पूछोगे कैसे? पिछले साल भी परीक्षा का कोई महत्व नहीं था, इस साल भी ये परीक्षा का कोई महत्व नहीं रहा। और वास्तव में पढ़ाई जो है वह सीखने के लिए होना चाहिए, न कि पास होने के लिए। यदि हम इसका महत्व समझ जाएंगे तो हम परीक्षा लक्ष्य नहीं पढ़ेंगे, हम जीवन लक्ष्य पढ़ाई करेंगे। और जब व्यक्ति जीवन लक्ष्य पढ़ाई करता है, कुछ क्वालिटी के लिए पढ़ाई करता है, तो वो जीवन में कुछ करता है। आज हम देखते हैं कि कॉलेज से निकलने के बाद हज़ारों लाखों युवा, उसके बाद उसको समझ नहीं पड़ता है कि मैं क्या करूं। तो उसको केवल रटन अध्याय करवाई गई है, उसने केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करी है। 10वीं 12वीं कॉलेज पढ़ने के बाद में वो बोलता है कि मुझे रोज़गार चाहिए, सरकार से वो रोज़गार मांगता है। लेकिन वो यदि अपने आप को यदि चेक करेगा कि वास्तव में क्या मैंने कॉलेज तक की पढ़ाई जो मैंने करी है वो पूरी मैंने गहनता से अध्ययन किया है क्या? उसने यदि हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही पूरा सिलेबस पढ़ा होगा। आप खुद ही आकलन करिए, हमको शुरू से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के यदि आप सोचते हो कि मैं आगे जा कर के कोई से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लूँ, तो वो संभव नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अब आने वाला जो समय है वो परीक्षा लक्ष्य नहीं होने वाला है। अब ये परीक्षाओं का महत्व समाप्त हो गया। अब हमें विषय लक्ष्य पढ़ना है। जिस विषय को मैं पढ़ रहा हूँ उस विषय का मुझे ज्ञाता होना है, उस विषय में मुझे एक्सपर्ट होना है। और इतना समय है, अभी हमारे पास इतना समय है कि हम एक एक चीज़ को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। और हमारे पास इतने संसाधन हैं कि आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर निकाल सकते हो। आपके पास जो सोशल साइट्स है, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास में मोबाइल है, आप उस पर से कहीं से भी सर्च कर सकते हो। तो हम जो भी अभी 11th 12th में हैं, जो कॉलेज में हैं या जो पीजीटी कॉमर्स की अभी जो तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो सहन शक्ति मतलब इंतज़ार और दूसरा है मेहनत। ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती है। आज के समय में जो स्टूडेंट्स हैं
वो इंतज़ार करना नहीं सीखा है। सब्र जिसको हम बोलते हैं, एक तो मेहनत और दूसरा इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट। मेहनत के साथ में यदि हम वेट करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें मीठा मिलेगा। और यदि हम इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम वही बेरोज़गारी वाली लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हम चाहे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, 12th में हो, 11th में हो, जिस स्ट्रीम में हो, हम उसको इतनी गहराई से पढ़ें कि आगे जाने के बाद में हमें नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हम उस फील्ड में यदि उतर जाए तो हम कोई सा भी काम कर सकते हैं। आप देखिए, कोई से भी फील्ड में देखिए, आप चाहे क्रिकेट में देखिए, हम किसको बोलते हैं अच्छा खिलाड़ी? जो उस खेल में एक्सपर्ट होगा। एक्सपर्ट होगा मतलब जिसको बहुत गहराई से नॉलेज होगा, बारीकियों का नॉलेज होगा, और बारीकियाँ तो बहुत ढूंढने पर ही मिलती है। तो विषय में यदि हम केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकाल लेंगे तो बारीक चीज़ों का हमें कहाँ से नॉलेज होगा। इसलिए मेरा ये मानना, कई बच्चों ने अभी मेरे से पूछा भी है कमेंट्स बॉक्स में कि सर 12th कॉमर्स फैकल्टी में आगे हम किस प्रकार का फ्यूचर बना सकते हैं, क्या तैयारी कर सकते हैं। तो फ्यूचर हम खुद बनाने वाले हैं, फ्यूचर कोई दूसरा नहीं बनाता है। आपने यदि स्ट्रीम चुना है, कॉमर्स का स्ट्रीम चुना है, तो एक सीधी लाइन हमारी जाती है, एजुकेशन फील्ड में जाती है। आप 12th करिए, 12th के बाद आज के समय में तो ग्रेजुएशन के साथ में बीएड भी होता है कि 4 साल में आपका बीकॉम भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाता है। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट करिए, एमकॉम करिए, और उसके जस्ट बाद में आप एमकॉम के बाद में आप पीजीटी कॉमर्स की एग्ज़ाम दे सकते हो। पीजीटी कॉमर्स स्टेट में भी निकलती है, पीजीटी कॉमर्स केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी निकलती है, पीजीटी कॉमर्स एकलव्य स्कूल में भी निकलता है, पीजीटी कॉमर्स आर्मी स्कूल में भी निकलता है। तो यदि हमारी तैयारी, हम एमकॉम है और बीएड है और हमें विषय का पूरा नॉलेज है, आप शुरू से यदि विषय में गहराई से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप कॉलेज करते करते ही आप पीजीटी के टीचर बन जाएंगे, इतनी आप में क्वालिटी आ जाएगी। उस अनुसार हमें ढलना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई सा भी कैरियर आपको चुनना हो, उसमें मेहनत प्लस इंतज़ार, ये 2 चीज़ें हमें धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरी फील्ड हमारी, जो हमें टॉप पे जाने वाले जो बच्चे हैं, जैसे सीए करने वाले हैं, उसको 11th से ही उस और ध्यान देना पड़ेगा। 11 12 उसके बाद में सीए में जाना है तो फिर वो लाइन अलग, उसमें उसको सीए के लिए कोचिंग करना पड़ेगी। वैसे सीए कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जो हमारे देश का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI जो है, ये उन परीक्षाओं को कंडक्ट करता है, वो परीक्षाएं लेता है, और जो परीक्षा में पास हो जाते हैं उन्हें सीए का सर्टिफिकेट दे देता है। इसका मतलब ये है कि हम घर बैठे भी सीए कर सकते हैं। इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी होना चाहिए, इतनी हमारे अंदर योग्यता होना चाहिए कि हम सेल्फ पढ़ करके हम पढ़ सकें। अब यदि हम सेल्फ सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते हैं तो हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम उस सब्जेक्ट की तैयारी करें और एग्ज़ाम दें। उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको जैसे आईआईटी के लिए कॉलेज में जा कर के पढ़ना पड़ता है, आईआईएम के लिए आपको कॉलेज में जाके पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। सीए बनने के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना रहती है, और उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो या घर से भी कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन, ये कोरोना के काल ने सभी को ऑनलाइन पढ़ना सिखा दिया है। तो ऑनलाइन परीक्षा जो होती, ऑनलाइन जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सभी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं कोर्सेस। घर बैठे आप उन कोर्स को कर सकते हो। और यदि हमने गहराई से अध्ययन किया है, हमने सेल्फ स्टडी का महत्व समझ लिया है, तो आप घर बैठे भी सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड है। आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो आपका मैथ्स अच्छा होना, इंग्लिश अच्छा होना, रीजनिंग अच्छा होना, ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। अच्छा होना इसका मतलब कि हमारी प्रैक्टिस पर निर्भर, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उस फील्ड में सक्सेस होंगे। इसके अलावा भी है जो जैसे बैंकिंग के अलावा जैसे उसको प्राइवेट क्षेत्र में जाना हो तो बीबीए, एमबीए करके, एमबीए में बहुत सारे सिलेबस है, ढेरों सिलेबस है। आप उसमें कोई सा भी सिलेबस एमबीए में सिलेक्ट करेंगे और उस फील्ड में आप कंपनी जो लाइन में जा सकते हैं। ठीक है। तो
इतने सारे जो लाइनें हैं, इन लाइनों में कॉमर्स फैकल्टी में आप जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी है, आगे वाली जो क्लासेस रहेगी उसमें और हम चर्चा करेंगे। आज मैं आपको पीजीटी कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो बनता है कॉमर्स फैकल्टी में, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मैंने पिछले 2-3 वीडियो बनाए हैं। आज उसी कड़ी में 4th नंबर का पार्ट 4 वीडियो मैं बना रहा हूँ और उसमें कॉमर्स 11, 12 कॉलेज से रिलेटेड जो भी हमारा जो सिलेबस है, पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है, 2 भाग में बटा हुआ है। एक बिजनेस से रिलेटेड है और एक अकाउंट से रिलेटेड है। तो बिजनेस से रिलेटेड जो पार्ट है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है। कल भी हमने व्यावसायिक संगठन के अलग अलग जो स्वरूप है उनमें से एकाकी व्यापार के बारे में सारे क्वेश्चन थे। आज हमारे सामने पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। साझेदारी क्या है? भाई देखिए, व्यवसाय करने के अलग अलग रूप होते हैं। एक कोई अकेला व्यक्ति व्यापार करता है, उसके बाद में फिर एक को जब अपनी ताकत कम पड़ती है तो वो दूसरे का सहारा लेता है। मतलब दूसरे का सहारा मतलब उसको अपना पार्टनर बना लेता है। तो कम से कम 2 लोग मिल करके जब फिर व्यापार शुरू करते हैं तो वो साझेदारी हो जाती है। मतलब एकाकी व्यापार की जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए एक दूसरे स्वरूप का जन्म हुआ, वो कहलाता है साझेदारी। अब साझेदारी का पहला ही प्रश्न है कि साझेदारी में कम से कम कितने सदस्य होना आवश्यक है। तो अभी हमने बोला कि भाई एक व्यक्ति यदि व्यापार करेगा तो वो सोल ट्रेड हो गया, एकाकी व्यापार हो गया, एकल स्वामित्व वाला हो गया। जब एक व्यक्ति को अपनी ताकत कम लगती है, उसकी पूंजी कम लगती है, अपनी क्षमताएं कम लगती है, तो वो फिर एक अनुभवी अच्छे दोस्तों को अपना पार्टनर बना लेता है। मतलब पार्टनर का मतलब बराबर का भागीदार बना लेता है। तो वो बन जाती है पार्टनरशिप, साझेदारी। मतलब कम से कम पार्टनरशिप में कितने लोग होना? 2 होना, ये कंपलसरी है। 2 से कम हो गया तो एकाकी व्यापार हो जाएगा। तो साझेदारी में कम से कम कितने सदस्य होना आवश्यक है? कम से कम 2 सदस्यों का होना जरूरी है। तो हमारा जो आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 2, कि साझेदारी में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? 2 सदस्य होना चाहिए। अगला है, सामान्य साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो ये दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न में बन सकते थे कि कम से कम कितने होना चाहिए? 2, और अधिक से अधिक कितने होना चाहिए? तो ये पुराना प्रश्न है। अभी जो नया संशोधन आया है उसके अनुसार कंपनी अधिनियम 2000, कंपनी अधिनियम जो संशोधन हुआ 2013-2014 में, उसके अनुसार साझेदारी में अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है? अधिक से अधिक 20 की जगह अब उन्होंने कर दी है 50। सामान्य साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50। पहले 2 और 20 थी, अब कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्तियों का आपसी संबंध से बना संघ। वे व्यक्तियों ने आपस में स्वेच्छा से कोई सा संघ बनाया है। संघ मतलब समूह बनाया है, साझेदारी होता है। व्यक्तियों का आपसी संबंध से बना संघ साझेदारी होता है। तो जब उसको साझेदारी कब बोलेंगे? जब इसका उद्देश्य मानवता के कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान करना हो। तो भाई साझेदारी उन्होंने जो शुरुआत करी है इन व्यक्तियों ने, किस लिए करी है? कोई सा भी व्यवसाय हो, चाहे एकल स्वामित्व हो, साझेदारी हो, फिर या फिर कंपनी हो, इन सभी का एक ही उद्देश्य होता है, लाभ प्राप्त करना या लाभ कमाना। यदि लाभ कमाना नहीं उद्देश्य होगा तो ये व्यवसाय नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया है कि व्यक्तियों का आपसी संबंध से बना संघ साझेदारी होता है। तो साझेदारी होगा, लेकिन साझेदारी कब होगा? जब वो लाभ कमाने के उद्देश्य से होगा। पहला दिया है जब इसका उद्देश्य मानवता के कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान करना होता है। तो मानवता के लिए सेवाएं प्रदान करना, तो ये तो मानवता के कल्याण के लिए काम हो गया। ये साझेदारी थोड़ी ना है, इसमें लाभ कमाना नहीं आएगा। भाई मानवता की सेवा करना हो तो फ्री में होगी। जब इसका उद्देश्य किसी पुण्यार्थ कार्य करना हो, पुण्यार्थ कार्य में भी लाभ नहीं आता, मतलब ये भी लाभ कमाने में नहीं आएगा, मतलब इसको भी हम साझेदारी नहीं बोलेंगे क्योंकि व्यवसाय में नहीं आएगा। जब इसका उद्देश्य लाभार्जन के उद्देश्य से व्यापार करना हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करना हो, तब ये होगी साझेदारी। साझेदारी का मतलब कोई सा भी व्यवसाय का कोई सा भी फॉर्म हो, कोई सा भी स्वरूप हो, यदि वो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार कर रहा है तो ही हम उसे व्यापार
व्यावसायिक संगठन का स्वरूप बोल सकते हैं। तो साझेदारी कब बोलेंगे? जब वो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करना हो, उसका उद्देश्य। तो कौन सा उत्तर हो गया? सी। तीसरा है, एक फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। अभी हमने देखा कि साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए और अधिक से अधिक 50 होना चाहिए। तो ये लिमिट किसने बनाई? साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 सदस्यों की जो सीमा है, ये बॉर्डर किसने बनाई है? कौन निर्धारित करता है इसको? अनुबंध अधिनियम के द्वारा, साझेदारी अधिनियम के द्वारा, आयकर अधिनियम के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? अब यहाँ पर हम सिंपल सी भाषा में कि भाई साझेदारी की अधिकतम संख्या तो साझेदारी अधिनियम के द्वारा तय होना चाहिए। पे साझेदारों की कितनी संख्या साझेदारी में होना चाहिए, तो साझेदारी के लिए जो अधिनियम बनाया गया है उसके द्वारा तय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तीनों नहीं आएंगे, अनुबंध अधिनियम भी नहीं आएगा, साझेदारी अधिनियम भी नहीं आएगा और आयकर अधिनियम भी नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आएगा? इनमें से कोई नहीं। तो फिर कौन सा आएगा भाई? ये भी तो प्रश्न है। जब इनमें से कोई नहीं है तो फिर साझेदारों की अधिकतम संख्या और कम से कम सदस्य संख्या कौन तय करता है? तो वह तय करता है कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम। भारत में कंपनी अधिनियम 1956 बना है और इसमें अभी 2013 में और 2014 में संशोधन हो चुके हैं। इनके द्वारा साझेदारों की न्यूनतम और अधिकतम संख्याएं तय की जाती है, भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा। साझेदारी अधिनियम के द्वारा नहीं, कंपनी अधिनियम के द्वारा साझेदारों में अधिकतम और कम से कम संख्या तय की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। फिर हम एक साझेदारी फर्म का निर्माण किया जाता है। एक साझेदारी फर्म का निर्माण किया जाता है भाई, जैसे एकाकी व्यापार तो वो खुद ही अपना व्यापार प्रारंभ कर लेता है, क्योंकि वो अकेला ही पूंजी लाता है, व्यापार प्रारंभ कर लेता है। लेकिन साझेदारी फर्म का निर्माण किया जाता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, अनुबंध द्वारा, परिस्थितियों या उत्तराधिकार नियम द्वारा। भाई साझेदारी का मतलब होता है साझे में व्यापार करना, पार्टनरशिप में व्यापार करना। जब कम से कम 2 लोग व्यापार करना प्रारंभ करेंगे तो वो आपस में कुछ न कुछ शर्तें तय करेंगे, क्योंकि वो काम करेंगे, काम करने के बाद में व्यापार करने के बाद उन्हें लाभ होगा। जब लाभ बांटने की बात आएगी तो दोनों में झगड़ा होगा। तो पहले वो तय करेंगे कि हम कितना पैसा लगाएंगे, कौन सा काम करेंगे, कितना लाभ होगा तो कैसे बांटेंगे। तो इनके बीच में ये जो शर्तें तय होगी व्यापार करने के हिसाब से, वो कहलाता है अनुबंध। वो क्या कहलाता है? अनुबंध कहता है। तो साझेदारी का जो जन्म है वो किससे होता है? अनुबंध के द्वारा होता है। उनके बीच में किसी न किसी प्रकार का अनुबंध होता है। तो साझेदारी फर्म का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? अनुबंध के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदारी समझौता हो सकता है। अभी जैसे हमने देखा कि साझेदारी का निर्माण अनुबंध द्वारा होता है। अनुबंध का मतलब होता है समझौता। समझौता मतलब उनके बीच में कुछ शर्तें तय होती है। तो ये समझौता कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए कि मौखिक होना चाहिए? भाई कम से कम 2 साझेदार और अधिक से अधिक 50 ने मिलकर के पार्टनरशिप शुरुआत करी और उनके बीच में एक साझेदारों ने समझौता किया, एक सल्लेख तैयार किया। तो ये जो समझौता है, जो अनुबंध किया है, ये अनुबंध कैसा होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए कि मौखिक होना चाहिए? तो हम ज़्यादातर तो अकाउंट्स में हम किसको अच्छा मानते हैं? लिखित को। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले। कि पहले लिखो फिर भूल जाओ, भूल गए तो कागज़ से हमें ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक साझेदारी समझौता हो सकता है, ये पूछा गया है कि मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक अथवा लिखित हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी का जो साझेदारों के बीच में समझौता होता है वह मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या आ गया? सी आंसर आ गया। मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। फिर है एक साझेदारी फर्म
धन नहीं प्राप्त कर सकती। एक साझेदारी फर्म, पहले तो हम यहाँ देखें कि एक साझेदारी फर्म में पैसा कहाँ से आता है। एक साझेदारी फर्म में पैसा कहाँ से आता है? तो जो साझेदार होते हैं वो पूंजी लेकर आते हैं और उसी पूंजी से व्यापार प्रारंभ करते हैं। लेकिन और भी यदि उनको एक्स्ट्रा पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से लोन ले सकते हैं? कोष मतलब लोन लेना। तो बैंक से ऋण ले सकते हैं, वो बैंक से ऋण ले सकते हैं और सरकार से भी ऋण ले सकते हैं। साझेदार, कोई साझेदार फर्म का, वो भी फर्म को ऋण दे सकता है। लेकिन एक साझेदारी फर्म ऋण पत्र जारी नहीं कर सकती। एक साझेदारी फर्म ऋण पत्र जारी नहीं कर सकती। ऋण पत्र कौन जारी करता है? कंपनी जारी करती है। साझेदारी ऋण पत्र जारी नहीं कर सकती। तो एक साझेदारी फर्म कोष या धन नहीं प्राप्त कर सकती। नहीं, किसके द्वारा? ऋण पत्र के द्वारा कोष प्राप्त नहीं कर सकते, धन प्राप्त नहीं कर सकते। बैंक से ऋण ले लो, सरकार से ऋण ले लो, किसी साझेदार से ऋण ले लो, लेकिन आप ऋण पत्र जारी नहीं कर सकते। साझेदारी में ऋण पत्र कौन जारी करता है? कंपनी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? भाई साझेदारी संगठन जो है, व्यवसाय करने का जो स्वरूप है साझेदारी, इस साझेदारी की कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ 4 विशेषताएं दी गई है। इन 4 विशेषताओं में से कौन सी विशेषता साझेदारी की नहीं है? सबसे पहला, अविच्छिन्न उत्तराधिकार। अविच्छिन्न मतलब कि उत्तराधिकार कंटिन्यू चल जाता है। जैसे पहले पुराने समय में हमारे यहाँ जो शासन करने की पद्धति चलती थी, राजा का लड़का राजा, फिर उसका लड़का राजा, ये अविच्छिन्न उत्तराधिकार कहलाता है कि राजा फिर उसका लड़का राजा बन जाता है। ये उत्तराधिकार कंटिन्यू चलता। अविच्छिन्न का मतलब जो कभी टूटता नहीं है। तो साझेदारी की ये विशेषता नहीं है क्या? दूसरा, असीमित दायित्व। दायित्व असीमित होना, एक समझौते द्वारा सृजन और ऐच्छिक पंजीयन। अब देखिए, यहाँ पर यदि हमें साझेदारी की विशेषताएं मालूम होगी तो हम फट से पहचान लेंगे कि साझेदारी की विशेषता कौन सी नहीं है। अब देखिए, साझेदारी के बारे में हमें मालूम है कि साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। तो ये तो उसकी विशेषता हो गई। फिर साझेदारी का जन्म समझौते के द्वारा होता है, ये भी उसकी विशेषता हो गई। साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं होता, तो ये भी उसकी विशेषता हो गई। तो उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? हमारा आंसर क्या आ गया? फर्स्ट आ गया, अविच्छिन्न उत्तराधिकार। इसमें साझेदार का लड़का साझेदार नहीं बन सकता। जो व्यक्ति साझेदार है वही साझेदार रहेगा, वो अपना अधिकार किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। यहाँ पर ये इसकी विशेषता नहीं है। साझेदारी की विशेषता अविच्छिन्न उत्तराधिकार नहीं है। अगला है, सीमित साझेदारी से आशय है। अब देखिए, साझेदारी अलग अलग प्रकार की होती है। असीमित साझेदारी, सामान्य साझेदारी और फिर सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी उसके नाम में आ रहा है। साझेदारी तो हमें मालूम है कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदार मिल करके साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया, सीमित। भाई हमें मालूम है कि प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व है वो कैसा होता है? असीमित होता है। मतलब असीमित दायित्व मैंने कल भी समझाया था कि असीमित दायित्व का मतलब कि उन्होंने यदि लोन लिया है तो उस लोन को फर्म की संपत्तियों को बेचकर तो चुकाना पड़ेगा, और यदि बच गया तो उन्हें अपनी पर्सनल संपत्ति बेच करके भी चुकाना पड़ेगा। ये कहलाता है असीमित दायित्व। अब यहाँ पर सीमित साझेदारी, इसका मतलब साझेदारी कैसी है? सीमित है। सीमित का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित है। सभी का दायित्व सीमित नहीं हो सकता, नहीं तो साझेदारी का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कुछ साझेदारों का दायित्व कैसा होगा? सीमित होगा। साझेदारों की सीमित संख्या, ये है क्या? तो ये नहीं हो। सभी साझेदारों का असीमित दायित्व, भाई सभी साझेदारों का दायित्व यदि असीमित हो गया तो फिर साझेदारी सीमित कैसे हो सकती है? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। साझेदारी का सीमित क्षेत्र, साझेदारी का सीमित क्षेत्र, ये भी नहीं है। ये क्षेत्र से रिलेटेड है, ये भी नहीं है। क्या बचा?
कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होना, कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होना, सभी का दायित्व सीमित नहीं होना, कुछ साझेदारों का, 4 हैं तो उसमें से 2 साझेदारों का दायित्व सीमित है, 2 का असीमित है, तो ऐसी साझेदारी को हम बोलेंगे सीमित साझेदारी। कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होना। हमारा आंसर क्या आ गया? डी आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, फर्म का पंजीकरण है। भैया फर्म मतलब साझेदारी है ना, तो फर्म मतलब साझेदारी, तो साझेदारी का पंजीकरण है, साझेदारी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है क्या? इसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है क्या? दूसरा, कंपनी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, तीसरा ऐच्छिक है, या चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, फर्म का रजिस्ट्रेशन करना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। न तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है और न ही कंपनी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि फर्म का पंजीकरण कराना है या नहीं, तो ये ऐच्छिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म में अंकेक्षण के क्षेत्र और अंकेक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है। भाई साझेदारी है, और साझेदारी किस लिए शुरू की है? व्यवसाय करने के लिए। जब वो व्यापार करेंगे तो लाभ होगा, लाभ होगा इसका मतलब उन्हें टैक्स भी चुकाना पड़ेगा, और टैक्स चुकाने के लिए उन्हें अकाउंट रखना पड़ेगा, लेखे रखना पड़ेगा, और लेखे जब रखे जाएंगे तो उनकी जांच भी कराना पड़ेगी, प्रमाणित कराना पड़ेगा। किससे प्रमाणित कराना पड़ेगा? अंकेक्षक से, ऑडिटर से। और ऑडिटर को जब हम नियुक्त करेंगे, तो जब साझेदारों ने साझेदारी पार्टनरशिप शुरू करी तो उसी समय उन्हें ये भी तय करना पड़ेगा कि ऑडिटर कौन होगा, उसका क्या क्षेत्र होगा, उसका क्या कर्तव्य होंगे, ये उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक साझेदारी फर्म में अंकेक्षण का क्षेत्र और अंकेक्षण के कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता है, साझेदारी सल्लेख द्वारा निर्धारित किया जाता है, साझेदारी फर्म और अंकेक्षक के मध्य समझौते द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ऑडिटर, साझेदारी फर्म और अंकेक्षक के बीच में एक समझौते के द्वारा उसके क्षेत्र और कर्तव्यों को निर्धारित किया जाएगा। तो यदि आप बोलोगे कि सर साझेदारी सल्लेख में उल्लेख किया जाता है पहले, तो साझेदारी सल्लेख में तो साझेदारों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें ऑडिटर रखना है, लेकिन उसका क्षेत्र और उसके कर्तव्य आपने डिसाइड कर लिया, तो सामने वाले ने यदि मना कर दिया ऑडिटर ने कि नहीं मुझे मंजूर नहीं है, तो आप फिर कैसे रखोगे? भाई काम करने वाले की इच्छा भी तो पूछना पड़ेगी ना। तो साझेदारी फर्म और ऑडिटर दोनों के बीच में एक समझौता होगा, और उस समझौते के द्वारा उसके क्षेत्र को और उसके कर्तव्य को निर्धारित किया जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या आ गया? सी, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ऑडिटर, साझेदारी फर्म और अंकेक्षक के बीच समझौते के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है। भाई ये तो बहुत इजी है। साझेदारी में साझेदारों का जो दायित्व है हमें मालूम है कैसा होता है? असीमित होता है ना। लेकिन यहाँ पर दूसरा आंसर है, पृथक होता है। साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व साझेदारी से पृथक होता है। पृथक मतलब अलग होता है। दूसरा, जॉइंट होता है, दोनों का, साझेदार का और साझेदारी फर्म का, दोनों का जॉइंट होता है। तीसरा, संयुक्त अथवा पृथक, संयुक्त होता है अथवा पृथक होता है। और तीसरा है संयुक्त एवं पृथक। तो यहाँ पर साझेदारी फर्म में साझेदारों का जो दायित्व कैसा होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कैसा होता है? डी, संयुक्त एवं पृथक, जॉइंट एंड सेवरल। ठीक है, संयुक्त एवं पृथक, ये इस प्रकार का उसका दायित्व होता है। फिर है एक अवयस्क, अ माइनर कैन, फर्म में साझेदार बन सकता है। एक अवयस्क फर्म में साझेदार बन सकता है। दूसरा, फर्म की हानियों को बांटने हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जा सकता है। तीसरा, फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है जब बहुसंख्या में साझेदार सहमत हो। और चौथा है,
फर्म के लाभों में हिस्सा लेने के लिए सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी में प्रविष्टि पा सकता है। एक जो अवयस्क है, अवयस्क का मतलब होता है जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष नहीं हुई है, वो अवयस्क कहलाता है। तो उस अवयस्क को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है, लेकिन कब? उसको फर्म के लाभों में हिस्सा देने के लिए साझेदार बनाया जा सकता है। और कब? सभी साझेदारों की सहमति से फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए उसे साझेदार बनाया जा सकता है। फर्म के संचालन में हिस्सा नहीं ले सकता हो, फर्म की गोपनीय बातों को नहीं जान सकता हो, क्योंकि अभी वो समझौता करने के योग्य नहीं है। वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो वयस्क नहीं हुआ है। हाँ, उसे फर्म के लाभ में हिस्सा लेने के लिए सभी साझेदारों की सहमति से साझेदार बनाया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी आंसर आएगा कि एक अवयस्क साझेदार बन सकता है। अगला है वयस्क होने पर, अब वो साझेदार था केवल लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए और सभी साझेदारों की सहमति से उसे साझेदार बना दिया गया, लेकिन अब वो वयस्क हो गया, कुछ समय के बाद में 18 वर्ष का हो गया। तो वयस्क होने पर यदि एक अवयस्क साझेदार फर्म के साझेदार के रूप में बने रहने का चुनाव करता है, अब वयस्क हो गया, लेकिन वयस्क होने पर उसे डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसे फर्म में साझेदार के रूप में रहना है कि नहीं रहना है। यदि रहना है, फर्म में साझेदार के रूप में बने रहने का चुनाव करता है, तो फर्म की श्रेणी के प्रतिदायी होगा। तो फर्म में उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, क्या दायित्व होगा उसका? वयस्क होने की तिथि से, जिस तारीख को वह वयस्क हुआ उस तारीख की तिथि से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरा, फर्म की लाभ प्राप्ति होने की तिथि से, फर्म में जिस तारीख से लाभ प्राप्त कर रहा है उस तारीख की तिथि से उसका दायित्व होगा। वाद की उस तिथि से जब से वह साझेदार बनने का चुनाव करता है, जिस तारीख को उसने घोषणा करी, पेपर में उसने सूचना दी कि मैं वयस्क हो गया हूँ, इस फर्म का साझेदार बन रहा हूँ, उस तारीख से। या अभिभावक के द्वारा विकल्प देने की तिथि से, अभिभावक मतलब उसके पेरेंट्स के द्वारा विकल्प देने की तिथि से। कब से उत्तरदायी माना जाएगा? भाई देखिए, यदि हम फर्म से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होगी। आपने फर्म से लाभ प्राप्त किया, चाहे आप वयस्क हो या अवयस्क हो, तो आपने यदि लाभ प्राप्त किया है तो उसकी हानि में भी आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए। इसका मतलब कि फर्म की लाभ प्राप्ति होने की तिथि से वो जिम्मेदार होगा, प्रतिदायी होगा। वयस्क होने के बाद भी यदि वह फर्म में साझेदार के रूप में बनने की घोषणा करता है, तो वह फर्म में किस श्रेणी के लिए प्रतिदायी होगा? फर्म में जिस तारीख से वो लाभ प्राप्त कर रहा है उस तारीख से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साझेदारी फर्म की आय में, एक साझेदारी फर्म की जो इनकम होती है उस इनकम में साझेदारों का भाग होगा। कर योग्य आय में, वे साझेदारों को कर योग्य आय मिलेगी, या फिर साझेदारों को कर मुक्त आय मिलेगी, या फिर आंशिक कर मुक्त आय मिलेगी कि कुछ कर योग्य और कुछ कर मुक्त, या फिर 20% कर मुक्त मिलेगी। अब सिंपल भाषा में बताता हूँ। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदारों ने मिलकर व्यापार किया साल भर, उसके बाद उन्हें प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई। अब वो इनकम साझेदारों के बीच में बांट दी गई। तो सभी पार्टनर को जो इनकम हुई है, अब उस इनकम पर उन्हें टैक्स देना होगा तो वो कर योग्य आय होगी, टैक्स नहीं देना होगा तो वो कर मुक्त आय होगी। टैक्स आधी इनकम पर देना होगा, कुछ इनकम पर नहीं देना होगा तो ये आंशिक कर मुक्त, और 20% कर मुक्त। यहाँ पर साझेदारों को जो होने वाली इनकम है वो कैसी इनकम होती है? अब एक ही शब्द में उत्तर देना है कि कर योग्य इनकम होती है कि कर मुक्त इनकम होती है। उन्हें उस इनकम पर कर टैक्स चुकाना पड़ेगा या टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, तो मुझे मेरी सैलरी पर टैक्स, इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। तो मुझे जो इनकम होती है वह कर योग्य इनकम होती है। जो मुझे इनकम होती है वो कर योग्य इनकम होती है, क्योंकि उस पर मुझे टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर साझेदारों को जो इनकम होती है वो कौन सी इनकम होती है? वह कर मुक्त इनकम होती है। क्यों भाई?
व्यापार किन्होंने किया? इन चारों साझेदारों ने मिल करके व्यापार किया, और जो इनकम हुई तो इन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया उसमें से इन्होंने टैक्स माइनस कर दिया। जो फर्म की कुल इनकम जो हुई है उस कुल इनकम में से इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। तो ये जो इनकम हुई है ये टैक्स चुकाने के बाद की इनकम है। अब डबल से साझेदार उस इनकम पर फिर से यदि डबल टैक्स चुकाएंगे तो दोहरा कर आरोपण हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। एक बार इन्होंने इस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दे चुके हैं, तो ये जो इनकम हुई है ये इनकम कैसी हुई है? कर मुक्त इनकम हुई है। साझेदारी फर्म में साझेदार को जो आय होती है वो कैसी होती है? कर मुक्त आय होती है। अगला है साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है। कब आ सकती है भैया साझेदारी अस्तित्व में? कब आती है? केवल भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा। तो हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि साझेदारी का पंजीकरण ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। केवल साझेदारों के लिखित समझौते द्वारा। तीसरा, साझेदारी में स्पष्ट या गर्भित समझौते द्वारा या फिर उत्तराधिकार द्वारा। तो यहाँ उत्तराधिकार तो चलता ही नहीं है, और समझौता भी स्पष्ट या गर्भित समझौता मतलब लिखा हुआ ऐसा यहाँ दो उत्तर आ रहे हैं, केवल साझेदारों में लिखित समझौते द्वारा। तो और दूसरा आ रहा है साझेदारी में स्पष्ट या गर्भित समझौते द्वारा। स्पष्ट एवं गर्भित समझौता और लिखित समझौता। तो यहाँ पर साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है किसके द्वारा? केवल साझेदारों में लिखित समझौते द्वारा। ये चार ऑप्शन है, उनमें से सही आंसर है बी आंसर है। फिर है गैर बैंकिंग व्यवसाय करने वाले फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या होती है? गैर बैंकिंग व्यवसाय करने वाले फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर गैर बैंकिंग व्यवसाय करने वाले जो फर्म होती है उनमें साझेदारों की अधिकतम संख्या यहाँ पर भी कितनी होती है? 50 होती है। कितनी होती है? 50। ठीक है, ये बदल गया है, पहले 20 होती थी, अब कितनी हो गई? 50 हो गई। सीमित साझेदारी का तात्पर्य क्या है? सीमित साझेदारी का तात्पर्य मैं बता चुका हूं। सीमित साझेदारी का मतलब कुछ साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? सीमित होता है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फिर है साझेदारी फर्म की रजिस्ट्री न कराने पर। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि साझेदारी फर्म की रजिस्ट्री मतलब उसका पंजीयन यदि हम नहीं कराते हैं, भाई साझेदारी फर्म का जो पंजीयन है वो ऐच्छिक होता है। अब साझेदारों ने फर्म का पंजीयन नहीं कराया, तो जब किसी साझेदारी फर्म का पंजीयन नहीं होगा तो एक साझेदार, फर्म का एक साझेदार लाभ में हिस्सा नहीं ले सकता, अपनी पूंजी पर ब्याज नहीं ले सकता, फर्म के संचालन में भाग नहीं ले सकता या अन्य साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। जब साझेदारी फर्म का पंजीयन नहीं होगा तो एक साझेदार किसी अन्य साझेदार के ऊपर केस नहीं लगा सकता, कोर्ट में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। वाद मतलब कोर्ट में केस नहीं लगा सकता, अन्य साझेदारों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, ये वाला है। ठीक है, साझेदारी का पंजीयन होना ऐच्छिक है, ये आ चुका है। व्यक्तियों का ऐसा संघ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्यक्तियों का ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। व्यक्तियों का ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है लेकिन व्यापार कर रहा है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, इसका मतलब वो एक निजी कंपनी नहीं है ना, एक सार्वजनिक कंपनी भी नहीं है। कंपनी अधिनियम में पंजीकृत यदि है तो वो कंपनी माना जाएगा। अब 46 व्यक्तियों का ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं, 46 व्यक्तियों का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाई साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 होना चाहिए। तो 46 व्यक्तियों का ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, तो साझेदारी में तो पंजीकरण की आवश्यकता है ही नहीं, ऐच्छिक है वो, तो यहाँ पर पंजीकरण की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे व्यापार कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक साझेदारी फर्म कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एक साझेदारी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2002 को
एक फर्म की संपत्तियां एवं दायित्व 40,000 और 30,000 रुपये है। वर्ष का एंडिंग है 31 दिसंबर, खाते बंद हो रहे हैं। उस समय एक फर्म में संपत्तियां 40,000 है और दायित्व 30,000 है, और उस दिन फर्म का विघटन किया जा रहा है, मतलब फर्म समाप्त हो रही है। फर्म का विघटन हो गया और लेनदारों को 1 रुपये में 60 पैसे का भुगतान किया गया। जो 30,000 के लेनदार हैं, दायित्व 30,000 के हैं, तो 30,000 के लेनदारों को 1 रुपये में 60 पैसे मतलब 60% का भुगतान किया गया। मतलब 30,000 में से 60% 18,000 का पेमेंट किया गया। अब वसूली में कितनी हानि हुई? वसूली में कितनी हानि हुई? जब हम वसूली खाता बनाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब वसूली खाता बनाया जाता है तो जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको वसूली खाता छोटा सा बना के बताता हूँ। वसूली खाता, तो वसूली खाते के डेबिट में जो संपत्तियाँ हैं वो लिखी जाती है। तो हमने यहाँ लिखी संपत्तियाँ 40,000, यहाँ पर लिखे जाते हैं दायित्व 30,000। फिर संपत्तियों से जो वसूली होती है वो रोकड़ के रूप में लिखी जाती है, कितनी? 40,000। और जो दायित्व हैं उनका भुगतान किया गया, तो 30,000 के दायित्वों को 60% भुगतान किया गया, मतलब 18,000 का भुगतान किया गया। तो कितना हो गया? ये 70,000 हो गया, और इधर है 58,000। इसका मतलब 12,000 का अंतर आ रहा है। तो इनकम वाली साइड अधिक आ रही है, मतलब ये क्या आ रहा है? वसूली पर लाभ आ रहा है। वसूली पर लाभ आ रहा है, कितना? 12,000 रुपये का लाभ आ रहा है वसूली के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी आएगा। यहाँ पर ये जो हानि पूछी गई ये गलत है। वसूली पर कितना लाभ होगा? तो 12,000 रुपये का लाभ होगा वसूली के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक साझेदार जो साझेदारी व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, वे एक साझेदार है। पार्टनरशिप में जो मिल करके व्यापार कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? पर्सनल में साझेदार कहलाता है। एक साझेदार है भाई, 4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप करी, तो चारों एक्टिव नहीं रहते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ बैठा रहता है। तो एक साझेदार है जो साझेदारी व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, उसे क्या बोलेंगे? शांत साझेदार बोलेंगे, सुसुप्त साझेदार बोलेंगे, सह साझेदार बोलेंगे, या नाम मात्र का साझेदार बोलेंगे? तो ऐसे साझेदार को बोलेंगे वो साझेदार है लेकिन व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा है, तो ऐसे साझेदार को हम क्या बोलेंगे? स्लीपिंग पार्टनर बोलेंगे। सुसुप्त साझेदार, वो साझेदार है लेकिन वो सक्रिय नहीं है, उसको लाभ कम दिया जा रहा होगा लेकिन साझेदार है। सुसुप्त है, जैसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं ना कि स्लीपिंग सुसुप्त ज्वालामुखी, मतलब वो सो रहा है। डेड ज्वालामुखी नहीं है, मृत ज्वालामुखी नहीं है, बट डेड मतलब जो कभी उठेगा नहीं, उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन सुसुप्त है मतलब सो रहा है, इसका मतलब कि वो जाग सकता है। तो इसका मतलब पार्टनर है लेकिन कैसा है? सक्रिय नहीं है, तो ऐसा बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर। अगला है गत्यारोध द्वारा साझेदार होना। गत्यारोध, पार्टनर बाय स्टॉपल इज, गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है। अब यहाँ पर गत्यारोध शब्द जो है इसके द्वारा साझेदार होना, कोई व्यक्ति किसी फर्म में साझेदार नहीं है, न तो उसने पूंजी लगाई है न वहाँ से लाभ ले रहा है, लेकिन बाहर लोगों के बीच में वो ये बताता है कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ, और उसकी बातों से प्रभावित होकर के यदि कोई व्यक्ति फर्म को लोन देता है तो ऐसा जो घोषणा करता है लेकिन साझेदार नहीं है, भाई मैंने बोल दिया कि मैं उस पार्टनरशिप में साझेदार हूँ लेकिन मैं साझेदार नहीं हूँ, फिर भी मैं यदि शो कर रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ, तो ऐसा साझेदार गत्यारोध साझेदार कहलाता है। तो यदि गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है सीमित अधिकार वाला साझेदार, सुसुप्त साझेदार, नाम मात्र का साझेदार, या विशेष परिस्थितियों में साझेदार, तो ऐसे साझेदार को हम कौन सा साझेदार बोलेंगे? विशेष परिस्थितियों में साझेदार। गत्यारोध द्वारा, भाई उसके कहने से यदि किसी व्यक्ति ने फर्म को लोन दे दिया
तो उसके दायित्व में ये इसको भी हम साझेदार मानेंगे, विशेष परिस्थितियों में उसको साझेदार मानना पड़ेगा। तो ये विशेष परिस्थिति में साझेदार कहलाता है। फिर है, यदि किसी साझेदारी फर्म का पंजीकरण नहीं हुआ है तो, यदि किसी साझेदारी फर्म का पंजीकरण नहीं हुआ, इसके पहले भी एक प्रश्न आया था कि साझेदारी के फर्म का यदि पंजीकरण नहीं है तो एक साझेदार किसी अन्य साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, ये था। अब यहाँ अगला है कि यदि किसी साझेदारी फर्म का पंजीकरण नहीं हुआ है तो वह तीसरे पक्ष के विरुद्ध अपना दावा नहीं कर सकती। यदि किसी साझेदारी फर्म का पंजीकरण नहीं हुआ है तो साझेदारी फर्म किसी थर्ड पार्टी के विरुद्ध कोर्ट में केस नहीं लगा सकती। अगला, एक फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या का प्रावधान निर्धारित किया गया है। एक फर्म में कितने साझेदार होना चाहिए, कम से कम और अधिक से अधिक, ये कौन तय करता है? तो कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा तय किया जाता है। शुरुआत में मैं बता चुका हूँ कि साझेदारों की कम से कम और अधिकतम संख्या कौन तय करता है? कंपनी अधिनियम के द्वारा तय की जाती है। अभी जो 20 से जो 50 संख्या हुई ये किसने तय करी? 2013 में और 2014 में जो कंपनी अधिनियम में जो संशोधन हुआ उसमें तय हुआ है। फिर है अगला, एक साझेदारी फर्म के लेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। अभी हमने देख लिया था कि लेखा परीक्षक एवं फर्म के मध्य हुए समझौते के द्वारा, ये क्वेश्चन देख चुके हम कि एक साझेदारी फर्म के लेखा परीक्षक मतलब, अब देखिए यहाँ शब्द बदल दिए हैं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। उस समय क्या था यहाँ पर? लेखा परीक्षक मतलब खातों की जांच करने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? अंकेक्षक। लेखा परीक्षक को हम क्या बोलेंगे? अंकेक्षक। एक साझेदारी फर्म के लेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। एक साझेदारी फर्म के अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। तो हमने क्या देखा था? लेखा परीक्षक और साझेदारी फर्म के मध्य समझौते के द्वारा। एक लेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर या सीए या अंकेक्षक के और साझेदारी फर्म के बीच में जो समझौता होगा उसके आधार पर तय होंगे उसके कर्तव्य। वैध होने के लिए एक साझेदारी समझौता कैसा होना चाहिए? एक साझेदारों के बीच में एक समझौता होता है और वो समझौता वैध होने के लिए, लीगल होने के लिए कैसा होना चाहिए कि हाँ ये लीगल है, स्पष्ट या गर्भित हो सकता है, को आवश्यक रूप से लिखित होना चाहिए, आवश्यक रूप से पंजीकृत होना चाहिए या सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? स्पष्ट या गर्भित हो सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लेड, स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। सीमित दायित्व साझेदारी संगठन, अब देखिए एक अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था कि सीमित साझेदारी से क्या आशय है। तो सीमित साझेदारी का अर्थ हमने क्या देखा था कि कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, उसे हम सीमित साझेदारी बोलते हैं। अब यहाँ बोला है कि सीमित दायित्व साझेदारी संगठन, सीमित दायित्व साझेदारी संगठन भारत में सर्वमान्य है, भारत में सर्वमान्य नहीं है, भारत में अधिनियम द्वारा प्रावधानित नहीं है और कंपनी अधिनियम 1956 में प्रावधानित नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? भारत में सर्व सामान्य नहीं है, नॉट कॉमन इन इंडिया। भारत में ये जो सीमित दायित्व साझेदारी सर्व सामान्य नहीं है। फिर है एक अपंजीकृत फर्म क्या कर सकती है? एक अपंजीकृत फर्म, एक साझेदारी फर्म जिसका पंजीयन नहीं हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है, तो वो अवैधानिक होती है तथा व्यापार नहीं कर सकती। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि साझेदारी फर्म का पंजीकरण ऐच्छिक है। ऐच्छिक है मतलब कि उसका पंजीकरण नहीं है फिर भी वो व्यापार कर सकती है। तो पहला तो गलत हो गया। अर्थदंड जमा करने के बाद व्यापार कर सकती है, तो पंजीकरण जब इच्छिक है तो अर्थदंड का हैगा। कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यापार कर सकती है और उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यापार कर सकती है। कौन से प्रतिबंध? अभी हमने 2 प्रतिबंध पढ़े कि जब साझेदारी फर्म का पंजीकरण नहीं होगा तो एक साझेदार किसी अन्य साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। जब साझेदारी फर्म का पंजीकरण नहीं होगा, एक फर्म तृतीय पक्ष के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। ये कुछ प्रतिबंधों के साथ फर्म व्यापार कर सकती है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी।
फिर है बैंकिंग व्यापार द्वारा निर्मित फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। अभी मैंने बताया था कि ये 20 की जगह अब कितनी हो गई है 50। अधिकतम कितनी होना चाहिए 50, ये है यहाँ पर दिया हुआ 50। फिर है प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम पास हुआ कब? प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी, सेबी की स्थापना कब हुई या सेबी अधिनियम पास कब हुआ? पास कब हुआ? तो ये कब पास हुआ? 1988 में। और 1992 में, 1988 के बाद 1992 में इसको कानूनी रूप दिया गया था। 1988 में स्थापना हुई सेबी की और 1992 में इसको कानूनी रूप दिया गया। तो आंसर क्या है हमारा 1988। निम्न में से कौन तृतीय पक्षकार का अभियोग नहीं कर सकता? वे तृतीय पक्षकार के ऊपर वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये पहले ही प्रश्न आया था कि जिस साझेदारी फर्म का पंजीयन नहीं हुआ है वो फर्म तृतीय पक्ष के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। तो साझेदारी फर्म के साझेदार, या फिर चलो इसको हम हटा देते हैं, कौन नहीं कर सकता? अपंजीकृत फर्म, यहाँ दिया ना, अनरजिस्टर्ड फर्म, अपंजीकृत फर्म तृतीय पक्ष के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। फिर है साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या विशेष रूप से उल्लेखित है। कंपनी अधिनियम 1956 पहले ही बता दिया था कि किस में उल्लेखित रहती है, कंपनी अधिनियम में। साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक है, ये भी मालूम है। सीमित साझेदारी का आशय है कुछ साझेदारों की देयता सीमित होती है। फिर व्यक्तियों का ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं लेकिन व्यापार कर रहा है वो साझेदारी कहलाता है। एक प्रसुप्त साझेदार भाग लेता है, हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक प्रसुप्त मतलब स्लीपिंग पार्टनर भाग लेता है प्रबंध में। भाई सोया है तो प्रबंध में कैसे भाग लेगा? दायित्व में, कर्तव्य में या लाभ में? किस में भाग लेता है वो? केवल लाभ में भाग लेता है। फिर है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि एक साझेदारी फर्म में नाम मात्र का साझेदार वह है। नाम मात्र का साझेदार किसे कहेंगे? कई बार साझेदारों में से एकाध साझेदार ऐसा होता है जो कैसा होता है? नाम मात्र का होता है। हम बोलते हैं नाम मात्र, ये केवल नाम मात्र के लिए आता है। इसका मतलब उसने फर्म में न तो पूंजी लगाई है, फर्म में न तो वह पैसा लाभ प्राप्त कर रहा है और न ही उसके संचालन में भाग ले रहा है, लेकिन उसके नाम का उपयोग किया जा रहा है, उसकी ख्याति का उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब कि पूंजी विनियोजित नहीं करता और केवल अपनी ख्याति बेचता है। नाम मात्र का साझेदार प्रबंध में योगदान करता है? नहीं। फर्म में पूंजी विनियोजित करता है? नहीं। वो क्या करता है? ओनली डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल, पूंजी विनियोग नहीं करता। एंड ओनली सेल्स इज गुडविल, वो अपनी ख्याति बेचता है। उसका जो नाम है उसके बैठने मात्र से उसकी पार्टनरशिप चलती है। तो पूंजी विनियोजित नहीं करता और केवल अपनी ख्याति बेचता है। एक साझेदारी फर्म का पंजीकरण ऐच्छिक होता है। एक अवयस्क के बारे में पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ये प्रश्न है फर्म के ऋणों के संदर्भ में। भाई फर्म के जो दायित्व हैं, फर्म ने जिन जिन लोगों से ऋण लिया है, तो फर्म के ऋणों के संदर्भ में किसी साझेदारी का या किसी साझेदार का दायित्व सीमित होता है। भाई फर्म ने जितने भी ऋण लिए हैं तो उसके लिए साझेदार का दायित्व कितना, कहाँ तक सीमित होता है? फर्म में अपनी पूंजी की राशि तक, उसने जितनी पूंजी लगाई है वहाँ तक सीमित होता है। फर्म में अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक, उसने जितनी पूंजी लगाई है और अपनी खुद की संपत्ति है वहाँ तक का। फर्म में अपनी पूंजी और फर्म को दिए गए ऋण की राशि तक और हानियों की पूर्ति के आश्वासन की राशि तक। मैं यहाँ बता चुका हूँ असीमित दायित्व का मतलब ये होता है असीमित दायित्व। इसको हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे, एक साझेदार का फर्म में असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व मतलब फर्म ने जो ऋण लिए है, तो एक तो उसने फर्म में अपनी जो पूंजी लगाई है, फर्म में उसका जितना हिस्सा है,
तो उसके हिस्से में जितनी हानि आएगी वो फर्म की संपत्तियों को बेचने पर चुकाएगा, लेकिन साथ में अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक भी वो जिम्मेदार होता है। ये असीमित दायित्व कहलाता है। बी। फिर है एक साझेदारी फर्म का विघटन कब होना चाहिए। एक साझेदारी का विघटन कब होना चाहिए? किसी साझेदार के दुर्व्यवहार करने पर, किसी साझेदार के अस्वस्थ मस्तिष्क हो जाने पर, व्यवसाय में घाटा होने पर, या किसी साझेदार की अनुपस्थिति पर। तो कब होना चाहिए विघटन? एक साझेदारी फर्म का विघटन कब होना चाहिए? किसी साझेदार के अस्वस्थ मस्तिष्क हो जाने पर। ये वाला आंसर है बी। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं। तो किसी साझेदार के अस्वस्थ मस्तिष्क के हो जाने पर वो समझौता करने के योग्य नहीं होता है और उस कंडीशन में साझेदारी का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो ये साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे। तो कल हमने एकाकी व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, आज हमने साझेदारी फर्म से रिलेटेड देखे। कल हम कंपनी, व्यावसायिक संगठन का जो अगला स्वरूप है कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और नए बच्चे यदि हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।